Hello everyone, welcome back to the control system, and we have started unit number 2, and we have already covered the time domain specifications like maximum peak overshoot, peak time, rise time. Okay, and today we'll be looking after the settling time, the number of oscillation in a response, and we'll take a numerical. Okay, so जो भी आपको डाउट हो चैट बॉक्स में आप लिखते चलिएगा। जैसे ही स्लाइड्स आएंगी मैं उन पर्टिकुलर डाउट्स को अपनी स्लाइड्स में लेकर आपको क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा और फर्दर कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सेटलिंग टाइम के बारे में जानते हैं। तो देखिए सेटलिंग टाइम होता क्या है कि आपको मालूम है कि आपका सिस्टम का क्या होगा, एक एक्चुअल रिस्पॉन्स होगा जिसका भी हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। ठीक है, एक एक्चुअल रिस्पॉन्स है सिस्टम का जिसको अगर देखा जाए वो बेसिकली किसके बराबर है, सीटी का। और एक्चुअल रिस्पॉन्स अपनी डिजायर्ड वैल्यू बेसिकली का मतलब होता है कि हमारी रेफरेंस वैल्यू। तो रेफरेंस वैल्यू क्या है हमारी, आर ऑफ टी। तो एक्चुअल रिस्पॉन्स अपनी डिजायर्ड वैल्यू को अचीव करने के लिए उसको कुछ समय लगता है जो कि होता है फाइनाइट टाइम। ठीक, अब देखिए ये फाइनाइट टाइम के स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताए थे, डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम। और इन्हीं स्पेसिफिकेशन में एक टाइम होता है हमारा सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम का मतलब क्या होता है, ऐसा टाइम जिसको टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस टाइम पे क्या होता है, जो भी हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो अपने डिजायर्ड वैल्यू को अचीव कर लेता है या फिर फाइनल वैल्यू को अचीव कर लेता है विद द एरर टॉलरेंस ऑफ विद द एरर टॉलरेंस ऑफ 2% और 5%। ठीक है, रिस्पॉन्स को अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्स हमारा अगर इस तरीके से बनाते हैं रिस्पॉन्स, तो इस तरीके से रिस्पॉन्स की ये डिजायर्ड वैल्यू, इसको वाई एक्सिस पे सी टी बना देते हैं, इसको टी बना देते हैं। तो सिस्टम में क्या होंगे, स्टार्टिंग में कुछ ट्रांजिएंट होंगे और धीरे धीरे वो ट्रांजिएंट क्या होंगे, ड्रॉप आउट होते होते और अपने सिस्टम क्या हो जाएगा, अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे सिस्टम का क्या होगा, ईएसएस होगा, जो कि बेसिकली मैंने आपको दिखाया है ये। और ये जो ड्यूरेशन लग रहा है जब सिस्टम अपनी स्टेडी स्टेट को अचीव कर रहा है, तो ये बेसिकली क्या है हमारा, टीएस है, सेटलिंग टाइम है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है और ये देखना है कि कितने टाइम कांस्टेंट में सिस्टम अपना 98% रिस्पॉन्स या फिर सिस्टम 95% रिस्पॉन्स अपना अचीव करता है। ठीक है, तो दो टॉलरेंस रेंज के लिए हम इसको बेसिकली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली फंडामेंटल हो गया सेटलिंग टाइम का। और याद रखिएगा ईएसएस निकालते समय हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट ई ऑफ टी, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाई ई ऑफ एस। आइए डिराइव करते हैं सेटलिंग टाइम का एक्सप्रेशन और एनालिसिस करते हैं। देखिए दो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सेटलिंग टाइम के एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे जो इजी मेथड है, पहला मेथड 1 है और इसमें क्या है, अप्रोक्सीमेट मेथड है बट आंसर आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा। ठीक, ये हमारा अप्रोक्सीमेट मेथड है, छोटा मेथड है, आप डायरेक्टली इससे कभी अगर आंसर भूल रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। देखो इसमें होता क्या है कि जो हमारा सीटी है, सीटी क्या था हमारा, 1 माइनस ई की पावर जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा सिस्टम जो है या सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो स्टेडी स्टेट पहुंच गया, तो इसका मतलब कोई भी ऑसिलेशन होंगे नहीं। तो कोई भी ऑसिलेशन नहीं होंगे तो क्या क्या अप्रोक्सीमेशन लेंगे ये देखेंगे। और ये भी बोल रहा है कि सिस्टम का जब रिस्पॉन्स हमारा सपोज करो जब एट टी इक्वल्स टू टी एस होगा, तो ये जो ऑसिलेशन सिस्टम में नहीं है तो ये जो टर्म होगा हमारा ओमेगा डी टी प्लस थी, ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक्सप्रेशन क्या बचेगा हमारा, C इक्वल्स टू टी एस 1 माइनस जीटा ओमेगा एन टी एस 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और एरर टॉलरेंस मान लेते हैं ये किसके बराबर है, क्योंकि एरर है सिस्टम में, एरर क्या होगी 1 प्लस माइनस 0.02 की हमारी एरर होगी। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स एरर के रिस्पॉन्स के करस्पॉन्डिंग होगा, इतना हम मान लेते हैं कि सिस्टम में एरर है। और डिजायर्ड वैल्यू हमारी क्या है 1, बट इतना एरर है तो 98% रिस्पॉन्स हमारा अचीव हो रहा है एट टाइम टी इक्वल्स टू टीएस पे। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, दूसरा अप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे,
दूसरा अप्रोक्सीमेशन लेंगे कि जीटा की वैल्यू क्या है हमारी, स्मॉल, ठीक है, क्योंकि अंडरडैम्ड सिस्टम है तो जीटा की वैल्यू क्या होगी, मान लेते हैं 0 से 1 के बीच में होगी, और मोर और लेस अगर देखा जाए ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में तो जीटा की वैल्यू हमारी 0.707 के फॉर्म, इससे ज्यादा नहीं होगी वैल्यू, ठीक है, अंडरडैम्ड सिस्टम में। अब क्या होगा अप्रोक्सीमेशन में अगर देखा जाए तो इस अप्रोक्सीमेशन से ये पता चलेगा कि 1 माइनस जो जीटा स्क्वायर वाला टर्म है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली 1 हो जाएगी, क्योंकि जीटा की वैल्यू स्मॉल है और जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या है 1। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम अबव approximations यहां पे हम लिख सकते हैं कि जी ओमेगा एन टी एस हमारा किसके बराबर है, अगर देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा 0.02 के बराबर है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सेटलिंग टाइम निकालना है, अगली स्लाइड पे आते हैं। सेटलिंग टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं जीटा ओमेगा एन टी एस इक्वल्स टू 0.02, एल एन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा एल एन बेस ई, एल एन का बेस बेसिकली ये रहता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई की पावर जीटा ओमेगा एन टी एस इक्वल्स टू 0.02। 0.02 का मतलब क्या, एरर टॉलरेंस 2% है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्दर हम इसको देखेंगे तो एल एन ई बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा 1, एक्सप्रेशन में खाली आएगा जीटा ओमेगा एन टी एस इक्वल्स टू एल एन 0.02, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी -3.91 जीटा ओमेगा एन टी एस, और टी एस को हम लोग लिख सकते हैं, टी एस को बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे 3.91 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ सेटलिंग टाइम निकालना है तो ओमेगा एन रहेगा और क्या रहेगा, जीटा रहेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन क्या है 4t के बराबर है, ठीक है। और t हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट है, t हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक। और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन, ठीक। अब इसी तरीके से अगर सपोज करिए हमारा क्वेश्चन में अगर आ जाए कि 5% एरर है, तो 5% एरर के लिए क्या करना है आपको, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अगर 5% एरर के लिए होगा देखा जाए तो अब क्या एक्सप्रेशन होगा कि जीटा ओमेगा एन टी एस किसके बराबर हो जाएगा, एल एन 0.05, और यहां से टी एस की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये आएगी 3 अपॉन जीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5% के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सेटलिंग टाइम की वैल्यू 7% एरर के लिए क्या होगी, ये आपका होम असाइनमेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए मेथड 2 देखते हैं, सेटलिंग टाइम डिराइव करने का कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए मेथड नंबर 2 में क्या है, ये बहुत इजी सा मेथड है। तो सपोज करिए इस तरीके से हम एक पहले रिस्पॉन्स बनाते हैं, उस रिस्पॉन्स को एनालाइज करेंगे, फिर अब बहुत आसानी से हम लोग इससे अचीव कर लेंगे सेटलिंग टाइम का एक्सप्रेशन। तो ये हमारी क्या है, डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है, ये हमारा सी टी और ये हमारा टी, और सिस्टम में क्या हो रहा है, ऑसिलेशंस हो रहे हैं, सिस्टम में क्या हो रहा है, ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ठीक। अब देखिए फॉर ऑड नंबर ऑफ फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ n वी विल गेट अ पीक टाइम। यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट पीक ओवरशूट, n की वैल्यू हमारी 3 होगी तो सेकंड पीक ओवरशूट, n की वैल्यू 5 होगी तो हमारी थर्ड ओवरशूट। इसका मतलब हर पर्टिकुलर पीक पे एक हमारा पीक टाइम आएगा, ठीक है। ये TP1, ये TP2, इसी तरीके की n की ऑड वैल्यूज पे हमारे पास पीक टाइम आएंगे। होगा क्या, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि ये जो पीक टाइम आ रहे हैं ये पीक टाइम क्या करेंगे, हमारे किसी n की वैल्यू पे पीक टाइम हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सेटलिंग टाइम के बराबर हो जाएगा किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है
कि पीक टाइम किसी पर्टिकुलर n की वैल्यू पे निकाल के उसको सेटलिंग टाइम के बराबर इक्वेट कर दें तो हम सेटलिंग टाइम के एक्सप्रेशन पे आ जाएंगे। तो मेथड 2 में क्या है, मेथड 2 को देखिए समझिए। मैक्सिमम पीक ओवरशूट क्या होता है, देखिए मैक्सिमम पीक ओवरशूट का फॉर्मूला लिखते हैं। मैक्सिमम पीक ओवरशूट का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा mp इक्वल्स टू e की पावर माइनस n पाई जीटा 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। और जो हमारा एरर है, ठीक है, एरर है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं e की पावर माइनस m से। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, 1 एंड 2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ n, फॉर n की वैल्यू निकालनी है जब tpn किसके बराबर हो जाए, ts। तो कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर किया तो ये आया e की पावर माइनस n इक्वल्स टू e की पावर माइनस n पाई जीटा 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहां से अगर m इक्वल्स टू देखे जाए तो m की वैल्यू क्या आएगी, m इक्वल्स टू n पाई जीटा अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। बट हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमको n की वैल्यू निकालनी है कि जिसके कारण जो पीक टाइम है वो सेटलिंग टाइम के बराबर हो जाए। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, m 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई जीटा। मतलब n की ये वैल्यू होगी जिसपे हमारा पीक टाइम किसके बराबर हो जाएगा, सेटलिंग टाइम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पीक टाइम का एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, सो let us consider the expression for peak time whereby putting the value of n, ठीक है, putting the value of n such that peak time becomes equals to settling time। तो TP का फॉर्मूला क्या होता है, n पाई बाई ओमेगा डी। और अभी n की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, देख लेते हैं क्या निकाली है। तो n की वैल्यू आ रही है m अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई जीटा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ रहा है हमारा, n की वैल्यू पुट की, n को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर इरेजर ले लेते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी m 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देख लेते हैं क्या n पाई आ रहा है, हाँ, डिवाइडेड बाई पाई जीटा डिवाइडेड बाई पाई जीटा मल्टीप्लाइड बाई पाई और डिवाइडेड बाई ओमेगा डी में क्या है, ओमेगा n 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर देखी जाए तो यहाँ पे वैल्यू में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आएगा, क्या क्या कैंसिल हो गया, पाई से कैंसिल हो गया, 1 माइनस जीटा स्क्वायर और 1 माइनस जीटा स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हुआ है, खाली एक्सप्रेशन में क्या बचा हमारा, जीटा और ओमेगा एन बचा।
ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है m डिवाइडेड बाई जीटा ओमेगा n। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज m मल्टीप्लाइड बाई टी। और ये अब इस कंडीशन से हम ये भी लिख सकते हैं कि टीपी n इक्वल्स टू टीएस, और टीएस की वैल्यू क्या है, m मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये हमारा क्या हो गया, सेटलिंग टाइम का एक्सप्रेशन। अब क्या है कि फॉर 2% एरर, 2% एरर है हमारा, तो ई की पावर, सो अगर देखा जाए ई की पावर माइनस एन किसके बराबर हो जाएगा, 0.02 के बराबर हो जाएगा। और आप ln ले लीजिएगा दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ln बेस ई की पावर माइनस m इक्वल्स टू 0.02, और ये भी इसका भी हमने ln लिया हुआ है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3.91, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस m, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.91। तो मोर और लेस ये किसके बराबर हो गई हमारी, 4 के। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सेटलिंग टाइम का जो ये एक्सप्रेशन है, इस सेटलिंग टाइम के एक्सप्रेशन में हमको ये पता चला कि टीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, तो टी हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमारा सेटलिंग टाइम का एक्सप्रेशन है। ये दूसरी मेथोडोलॉजी जहां पे पीक टाइम को सेटलिंग टाइम के बराबर रखा है और एन की वैल्यू निकाल ली कि एन की क्या वैल्यू रखनी है, ऑड वैल्यू एन की जो रखनी है, जिसपे पीक टाइम हमारा सेटलिंग टाइम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला टॉपिक है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के बारे में है, कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं जब हमारा रिस्पॉन्स सेटल हो रहा है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट टाइम निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक, ड्यूरिंग ट्रांजिएंट टाइम, इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक रिस्पॉन्स बना लेते हैं, और इस रिस्पॉन्स को बेसिकली हम लोग इस तरीके से बनाया। ये हमारा रिस्पॉन्स बना, और इसमें सपोज करिए ऑसिलेशंस कुछ हो रहा है, इस तरीके से ऑसिलेशंस हो रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद स्टेडी स्टेट अचीव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, सेटलिंग टाइम पे अचीव हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है, सेटल हो रहा है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हमको क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम क्या है, सेटलिंग टाइम। ठीक, हम क्या करेंगे, इस सेटलिंग टाइम को इक्वेट कर देंगे किससे, कि कितना पीक टाइम, मतलब किसी एक पर्टिकुलर साइकिल में कितना है, तो ये सेटलिंग टाइम क्या हो जाएगा, टीएस इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाई 1 पीरियड ऑफ साइकिल। यही तो होगा, टीएस क्या हो जाएगा, एन कितने, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, और मल्टीप्लाइड बाई 1 पीरियड ऑफ साइकिल। और 1 पीरियड ऑफ साइकिल क्या होगा कि एन की वैल्यू जब 1 होगी हमारी, सपोज करो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर देखा जाए पहला जो पीक आ रहा है, इस पीक पे क्या आएगा हमारा TP1। पूरी एक साइकिल कंप्लीट कब होगी, जब ये दोबारा पीक आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, बेसिकली देखा जाए तो TP2। तो n की वैल्यू जब 1 होगी तो उसके कारण हमको मिलेगा TP1, जो कि क्या है, पाई अपॉन ओमेगा डी। और जब n की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे तब हमको मिलेगा TP2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई बाई ओमेगा टी। तो पूरी एक साइकिल के लिए अगर देखा जाए तो 1 पीरियड ऑफ साइकिल हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, देखा जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 पीरियड ऑफ साइकिल would be what, TP2 minus TP1, that is 3 pi by omega d minus pi by omega d। तो ये आ जाएगा 2 pi by omega d।
अब n की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ts डिवाइडेड बाई, ठीक है, ts डिवाइडेड बाई 1 पीरियड ऑफ साइकिल। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो कि ts डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा डी। अब क्वेश्चन में आपको आराम से सेटलिंग टाइम जो गिवन होगा उस सेटलिंग टाइम को यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिएगा। ठीक है, सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला रख दीजिएगा और ये वैल्यूज को अरेंज कर लीजिएगा, आप यहाँ से नंबर ऑफ ऑसिलेशंस निकाल सकते हो। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना है, इसको देख लेते हैं। अब हम लोगों ने सारे डेरिवेशंस कर लिए हैं और सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में देखते हैं, क्लोज लूप सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन दिया है, तो ये जो इसका Q ऑफ S है बेसिकली ये इसका क्या है, रिस्पॉन्स है C ऑफ T। और ये जो ये टॉर्क गिवन आप देख रहे हैं, ठीक है, स्टेप इनपुट है या फिर ये टॉर्क होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमारा बेसिकली क्या है, रेफरेंस इनपुट है RS। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन मीटर। मैक्सिमम ओवरशूट दिया हुआ है, टाइम एट पीक ओवरशूट दिया है, स्टेडी स्टेट वैल्यू दी हुई है। आपको क्या करना है, J निकालना है, F निकालना है और K निकालना है। J इनर्शिया है, F फ्रिक्शन है और K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारा। ये एक मैकेनिकल सिस्टम का कंसीडरेशन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही दिमाग में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जानी चाहिए। स्टैंडर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। वो क्या होती है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। और ये कहाँ पे मिलेगी हमको, डिनोमिनेटर की इक्वेशन है, जो कि डिनोमिनेटर की इक्वेशन आ रही होगी वहां पे मिलेगी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन अभी देखेंगे, तो ट्रांसफर फंक्शन का अगर डिनोमिनेटर देखा जाए तो ये डिनोमिनेटर क्या है, JS स्क्वायर प्लस FS प्लस K है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कराने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, J से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, S स्क्वायर प्लस F बाई J S प्लस K बाई J। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई डिनोमिनेटर की, जो कि हमको कहां से मिल रही है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उन पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा क्या क्या गिवन है देखते हैं और उससे क्या क्या चीजें निकाली जा सकती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा गिवन है जो हमारा टॉर्क है या फिर जो इनपुट सिग्नल है, तो टॉर्क की वैल्यू हमारी बेसिकली यहाँ पे कितनी है, 10 न्यूटन मीटर है। तो अगर 10 का लाप्लास ले लेंगे तो ये आ जाएगा T/S। ठीक, ये गिवन है पहला चीज। दूसरा क्वेश्चन में गिवन है स्टेडी स्टेट वैल्यू गिवन है। ठीक है, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान देना स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट q ऑफ t, लाप्लास में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, फाइनल वैल्यू थ्योरम लग रही है, तो ये क्या हो जाएगा q ऑफ s। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.5 गिवन है। ठीक है, 0.5 है। देखते हैं इस वैल्यू से कोई वैल्यू निकल सकती है, तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हमने 0.5 इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 s मल्टीप्लाइड बाई q ऑफ s की वैल्यू निकालनी है। तो q ऑफ s हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे q ऑफ s की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 s मल्टीप्लाइड बाई q ऑफ s की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई s। ठीक, JS स्क्वायर प्लस FS प्लस K। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 इक्वल्स टू 10 बाई K। और यहां से अगर देखा जाए तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम पीक ओवरशूट दिया है, MP दिया हुआ है और 6% दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 0.06। फॉर्मूला लगाते हैं,
मैक्सिमम पीक ओवरशूट है तो n की वैल्यू क्या होगी 1, फॉर्मूला क्या होगा पाई जीटा 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सॉल्व करिएगा इसको, सॉल्व करने के बाद आपका जीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी दैट इज 0.667, ठीक है सॉल्व करने पर। तो यहाँ पे ये चीज आ गई, जीटा की वैल्यू निकल आई हमारी। और देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। फोर्थ पॉइंट अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में टीपी भी गिवन है, ठीक। टीपी की वैल्यू की क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं कितनी है। टीपी की वैल्यू है हमारी 1 सेकेंड, ठीक। तो टीपी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। फॉर्मूला क्या होगा पाई बाई ओमेगा डी, और ओमेगा डी का फॉर्मूला लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप रखिएगा 3.14, क्योंकि रेडियन में रखनी है वैल्यू, तो पाई की वैल्यू क्या रहेगी 3.14 रखिएगा, ठीक। सॉल्व करिएगा और यहाँ से आपको ओमेगा एन की वैल्यू मिल जाएगी, और ओमेगा एन की वैल्यू आएगी 4.21 रेडियन पर सेकेंड। तो ये भी आपका कैलकुलेट हो गया ओमेगा एन भी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब क्वेश्चन में हमको फोकस करना है कि जे और एफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जे और एफ की वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जे और एफ की वैल्यू निकालते समय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का कंपैरिजन एनालिसिस होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे और वहां से हम लोग इसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या है हमारा जे एस स्क्वायर था, जे एस स्क्वायर प्लस एफ एस प्लस के था इक्वल्स टू 0 था। हमने इसको क्या किया एस स्क्वायर, ठीक, प्लस एफ बाई जे, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई एस प्लस के बाई जे इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर रहे हैं इसको किससे, कंपेयर करते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। कंपेयर इट विथ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो जब कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन के दौरान हमको ये पता चलेगा कि ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू है के बाई जे, और जीटा की वैल्यू अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू है हमारी एफ बाई जे, ठीक। तो अब आपको जीटा भी मालूम है ओमेगा एन भी मालूम है, ठीक है। ये दोनों चीजें वैल्यू ऑलरेडी मालूम है आपको, इनको अरेंज करिएगा। ओमेगा एन की वैल्यू मालूम है, के की वैल्यू मालूम है। तो अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन से देखा जाए के की वैल्यू मालूम है और जे की वैल्यू मालूम है, सॉरी के की वैल्यू मालूम है और ओमेगा एन की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से जे की वैल्यू हमारी आ जाएगी, जे की वैल्यू आएगी के बाई ओमेगा एन स्क्वायर। के की वैल्यू अभी हमने निकाली है 20, और ओमेगा एन की वैल्यू अगर हमने निकाली है दैट इज 4.21 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 1.128, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जे की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर हम एफ की वैल्यू देखा जाए, एफ की वैल्यू क्या है हमारी इस फॉर्मूले में, देखो एफ की वैल्यू तो ये है 2 जीटा ओमेगा एन मल्टीप्लाइड बाई जे, वैल्यू को यहाँ पुट कर देना सारी, तो एफ की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6.34। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं आपको, जिससे कि कभी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सपोज करिए कभी क्वेश्चन में आपसे एक टाइप, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो टाइप 2 टाइप का न्यूमेरिकल क्या हो सकता है कि स्पेसिफिकेशंस कैसे गिवन हो, आपको स्पेसिफिकेशन किसी पर्टिकुलर ग्राफ को देख के करना हो, ठीक है। जैसे सपोज करिए इस तरीके का एक ग्राफ आपकी स्क्रीन में, ठीक है, और इस ग्राफ में बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, गिवन है वैल्यू, इस तरीके से वैल्यू क्या है गिवन। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया सपोज करिए 2, यहाँ पे लिख दिया है 1, और यहाँ पे ऐसे लिखा है 1.5, ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आप देखिए इसको क्या करना है, आपको कैसे एनालाइज करना है। इसको मान लेते हैं ये 1 है, तो इसको मान लेते हैं 2 ज्यादा हो जाएगा, 1.2 लिख लेते हैं, ठीक।
अब कैसे एनालाइज करेंगे इस ग्राफ को? इस ग्राफ में देखिए ये चीज क्या है गिवन, एमपी होगा। ये क्वेश्चन में क्या है, एमपी। क्या है एमपी? क्वेश्चन में मान लेते हैं ये गिवन है, ठीक। ये क्या है बेसिकली, क्या किस चीज को दर्शा रहा है, ये हमारा टीपी दर्शा रहा है। तो एमपी और टीपी से आप इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी एमपी और टीपी को इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और जब आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो फर्दर आप क्या कर सकते हैं, जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उससे आप क्या कर सकते हैं, राइज टाइम निकाल सकते हैं आप, ठीक है, सेटलिंग टाइम निकाल सकते हैं, इस तरीके की वैल्यूज निकाल सकते हैं। राइज टाइम में ध्यान रखिएगा, जैसे राइज टाइम का फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, ओमेगा डी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ये है ये हमारा रेडियन में होना चाहिए, और ये जो पाई है ये भी हमारा, इसकी वैल्यू क्या है, 3.14 रेडियन है। ओमेगा डी क्या है, रेडियन पर सेकेंड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा रेडियन में। और इस चीज को, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर देखा जाए तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। तो अगर डिग्री को 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री रेडियन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हो, ठीक। अब इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का न्यूमेरिकल है, और यहाँ पे क्या है, इसका एचएस भी गिवन है, और इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखेंगे तो सारी चीजें गिवन है। अब क्वेश्चन में एमपी गिवन है, टीपी गिवन है। आप आसानी से क्या करोगे, इस क्वेश्चन को एनालाइज करिएगा, आंसर्स कमेंट करिएगा, क्या क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे हैं। मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं ये न्यूमेरिकल नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल 3 को कंसीडर करके आप जब भी इस वीडियो को देखिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। इसमें क्या है, K1 K2 की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, एमपी की वैल्यू क्या रखनी है, 25% है तो एमपी की वैल्यू रखिएगा 0.25, और इसको इस पर्टिकुलर इक्वेशन से कंपेयर करिएगा, और यहाँ से मुझे बताइएगा कि जीटा की वैल्यू कितनी आई। इसी तरीके से टीपी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, पाई अपॉन ओमेगा डी, और यहाँ से मुझे बताइएगा आप लोग कि आपका ओमेगा एन क्या आया, ठीक है, जीटा कैसे आया, ओमेगा एन कैसे आया। और फर्दर अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन का सी एस बाई आर एस निकाल लीजिएगा, ठीक है। सी एस बाई आर एस का जो भी डिनोमिनेटर आएगा उसको क्या कर दीजिएगा, उसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे उसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर किससे करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। कंपेयर करने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इस इतने तरीके के न्यूमेरिकल आपके जो टाइम डोमेन में है वो बन सकते हैं। एक्सप्रेशंस याद रहेंगे तो आप आसानी से इस पर्टिकुलर यूनिट को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये सेशन, इस वीडियो का वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे आपको डोमिनेंट पोल्स का कॉन्सेप्ट बताएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज this video will be certainly uploaded on a YouTube. You can watch there also, and you can comment there also. Please do subscribe this channel and for more videos of control system and various other topics. So thanks for watching, have a good day.